तो कल हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डिटेल में देखा है, और कुछ इसमें दो टॉपिक्स अभी रह गए हैं, जैसे ये जीन इंटरेक्शन के और स्पेशली एपिस्टेसिस के टाइप्स जो है हम लोग देख रहे थे। तो उसमें ये पहला देख लिया हमने, डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस देख लिया, 9:7 रेशियो है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो जिसको कहते हैं। डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस 15:1 ये देख लिया हमने। तीसरा हमने डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस देख लिया, इसमें भी रेशियो हमको मालूम है 13:3। अगर यहीं पे इसको लिख दें तो सही रहेगा, क्योंकि मेनली इसमें जो है रेशियो ही पूछता है, तो वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए कम से कम, बिल्कुल। तो ये 13:3 रेशियो हो गया। और फिर चौथा जो है, अब यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब इसके बाद हमको देखना है, दो और हैं, रेसेसिव एपिस्टेसिस और डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, इसको आज हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखिए, रेसेसिव एपिस्टेसिस में रेशियो जो निकल के आता है वो 9:3:4 होता है। टोटल हमेशा 16 होगा, क्योंकि F2 जनरेशन में जो टाइप्स ऑफ प्रोजेनीज निकल के आएंगी वो 16 होंगी डाईहाइब्रिड क्रॉस में। तो रेसेसिव एपिस्टेसिस कब होता है? इट अकर्स व्हेन रेसेसिव एलील्स एट वन जीन मास्क और रिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ एलील्स एट इंटरैक्टिंग लोकस। तो ये तो पैरामीटर हर जगह सेम ही रहेगा कि एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, एक जीन यहाँ पे होगी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलील यहाँ पे होगी, और दूसरी जीन यहाँ होगी, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलील यहाँ पे होगी। तो ये तो क्लियर कट सिनेरियो है, चाहे किसी भी टाइप का आप एपिस्टेसिस देख लें। चीजें बदलती कब हैं? जब टाइप ऑफ इंटरेक्शन चेंज होता है। तो यहां पे क्या है कि रेसेसिव एलील्स, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी पैरामीटर हम आर से इंडिकेट करते हैं, तो ये दोनों की दोनों रेसेसिव एलील्स हैं, एक जीन की ये दोनों रेसेसिव एलील्स हैं। दे आर मास्किंग और रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ एलील्स एट इंटरैक्टिंग लोकस। तो ये लोकस जो है ये इस ब्लू वाले लोकस से इंटरैक्ट कर रहा है, और इस ब्लू वाले लोकस को या ब्लू वाले लोकस पे मौजूद जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, उसके इफेक्ट को सामने नहीं आने दे रहा है। तो दिस इज कॉल्ड रेसेसिव। यानी कि एपिस्टेसिस या जो मास्किंग इफेक्ट है वो रेसेसिव एलील्स अगर परफॉर्म कर रही हो, तो दैट टाइप ऑफ एपिस्टेसिस विल बी कॉल्ड एज रेसेसिव एपिस्टेसिस। रेशियो 9:3:4 कैसे आता है, आगे हम देख लेते हैं। यहां पे क्या है कि होमोजाइगोसिटी ऑफ अ रेसेसिव एलील एट वन लोकस इज मास्किंग द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ अ सेकंड जीन। तो आप यहां पे देख सकते हैं स्मॉल आर और स्मॉल आर दोनों रेसेसिव हैं और होमोजाइगस हैं, और ये ऊपर वाली कोई और जीन ले लेते हैं, लेट्स सी इट्स से इट्स टी, और टी दूसरी जीन है, इसके एक्सप्रेशन को ये ब्लॉक कर रही है सेकंड जीन को। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो सर, नमस्कार। हाँ तो अरे भेजिए, कॉन्फिडेंशियल स्ट्रिक्टली। हम भी तो लगा के ही छुट्टी मांगे थे ना प्रिंसिपल से, स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। अब लगा के उसको छुट्टी मांगे, प्रिंसिपल जो है कानून बतिया दिए कि ड्यूटी लीव, उसमें छठा क्लॉज जो लिखा हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था कि इट इज कंसिडर्ड एज ऑफिशियल ड्यूटी एंड ड्यूटी लीव में बी गिवन बाय गिवन। हाँ सुनिए सुनिए, तो बात क्या है, गिवन in the agreement of the institute, the head of the institute। अब ये क्या लिखे हैं नोटिंग कि there is no agreement with the NTA and the college, so you may avail another leave। तो हमने इनको लिख के भेजा कि गुरुजी, जानकार महोदय की पहुंच, एग्रीमेंट ऑफ और एग्रीमेंट विथ, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सहमति है, एग्रीमेंट माने किसी तरह का, हाँ आप लोगों के बीच में कोई वो नहीं हुआ है, करार नहीं हुआ है, वो नहीं है। हाँ डीएल दे दे, तो हमने लिख दिया
तो हमने लिख दिया कि ये होता है इसका मीनिंग, इसको आप समझ लें। और चूंकि आपने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है और आप अपना निर्णय बदलते नहीं हैं, इसलिए जो आपने लिया है निर्णय वो बाइंडिंग है हमारे ऊपर, तो हम उसको मान लेते हैं। ये लिख के हमने व्हाट्सएप पे उनको भेज दिया। फिर लिख रहे हैं कि डियर कलीग यू मे अप्लाई फॉर अनदर लीव। हम कहे ठीक है सर, हम अप्लाई कर देंगे। तो भाड़ में जाए, तो आप बीपी सिंह को भेज दीजिए, उनको बता दीजिए कि भाई देखिए ड्यूटी अलॉटमेंट लेटर ये है, बस हमको मुक्त करिए 3 दिन के लिए, क्या दिक्कत है। और सुबह हम लोग 7:45 मिल लेंगे वहां पे, या जैसा कहिए 7:30 मिलना है। 7:45 ठीक रहेगा, 7:45 ठीक रहेगा। कौन सा, अरे सर सेंटर जहां आप कोचिंग पढ़ाते थे उसी बगल में ही तो है। और क्या, कंप्यूटर वाला, हाँ जो कंप्यूटर वाला भीड़ लगी रहती थी बच्चों की, वही है, वही कृष्णा हॉस्पिटल के बगल में, बस वही है। तो मिलते हैं, राकेश का भी आ गया, उनको भी हम भेज दिए हैं। हम्म, कौन सी लीव, पीएल दे देंगे हम लोग, प्रिविलेज लीव। 3 साल हम लोग का हो गया, 30 लीव तो इकट्ठा हो ही गई, 3 उसमें से दे देंगे, काम खत्म। हर साल 10 मिलती है, और मैक्सिमम आप उसको 60 एक्यूमुलेट कर सकते हैं, 60 से ज्यादा वो लैप्स हो जाती है। हाँ तो वो श्रवण सर को देखिए हमेशा पीएल लीव लेके निकले रहते हैं, तो 3 पीएल लगा देंगे और क्या, काम खत्म। हम्म, हाँ हाँ वो लगाइए, बिल्कुल। नहीं तो अभी कुछ करना नहीं है, अभी चलिए हम लोग आराम से ड्यूटी करते हैं, ये सब मंडे को देखा जाएगा। अच्छा संडे को निकलना है, मंडे, अरे कोई बात नहीं गुरुजी, आके कर दीजिएगा, कौन सा ऐसा वो है, ऐसा थोड़ी कोई खा जाएगा, इतनी हिम्मत नहीं है। इन्फॉर्म है, इंटीमेटेड है, बस काम खत्म। हम्म, बाकी ज्यादा करेंगे तो एनटीए में एक लिख के भेज देंगे, इनकी जो स्नैपशॉट है वो चिट्ठी उट्ठी की, ये देख लीजिए। करें चाहे ना करें। हाँ तो वो तो सही बात है। हाँ, नहीं वैसे, हाँ पहले इसको एग्जाम करा लेते हैं उसके बाद फिर। ठीक है सर, ओके, गुड नाइट। हाँ किसी को कुछ आवाज तो नहीं आ रही थी, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। चलिए नहीं अब, सर। हाँ कॉन्फिडेंशियल बातें हो रही थी, खैर ठीक है। तो अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये बताया कैसे कि जो दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे जो कॉरस्पॉन्डिंग रेसेसिव एलील्स हैं वो एक साथ दूसरी जीन की एलील्स के एक्सप्रेशन को मास्क कर रही हैं, इसीलिए इसको रेसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम देखें तो जो कोट कलर ऑफ, एक सेकेंड, ये क्या है, कोट कलर ऑफ माइस है, इसमें हमको रेसेसिव एपिस्टेसिस देखने के लिए मिलता है। तो माइस का कोट कलर यानी चूहा किस रंग का दिख रहा है। नॉर्मल वाइल्ड टाइप जो कोट कलर होता है वो अगाउटी होता है। अगाउटी का मतलब क्या हो गया कि एक ग्रेइश पैटर्न होगा अल्टरनेटिंग द येलो बैंड। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि अब अगाउटी, अब ऐसे याद रखें तो कोई बात नहीं, जैसे ये मान लीजिए चूहा है, बहुत गंदा चूहा बना है, अब इससे अच्छा हम बना नहीं सकते, इसका पैर वैर है, इधर पूंछ है। तो ये चूहा है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि इसके बॉडी पे पूरा जो पिगमेंटेशन होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। लेकिन ब्लैक के साथ साथ येलो पिगमेंटेशन जो है वो बैंड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो जहाँ पे येलो ब्लैक के साथ मैच करता है वहाँ पे ये ग्रेइश अपीयर होता है, तो उसी को हम एगाउटी कहते हैं बेसिकली। बस इतना जान लीजिए कि एक अलग तरीके का कलर है। दूसरा, ये तो नॉर्मल वाइल्ड टाइप हो गया। दूसरा जो है वेरिएंट, तो वेरिएंट जो है उसका कोट कलर कैसा है, ब्लैक है, तो बिल्कुल ब्लैक होगा। क्यों ब्लैक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो येलो पिगमेंट
जो कि यहाँ पे येलो पिगमेंट प्रेजेंट था और उसकी वजह से ब्लैक जो है ग्रेइश में कन्वर्ट हो रहा था, वो येलो पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए पूरा का पूरा चूहा जो है काला होगा। तीसरा जो होता है माइस, वो एल्बिनो होता है। तो एल्बिनो में आप जानते हैं कि कोई पिगमेंट नहीं होगा, और कोई पिगमेंट नहीं होने का मतलब कि इसके पास कोई भी ऐसी जीन नहीं होगी जो पिगमेंट के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इसका मतलब ये ट्रू ब्रीडिंग रेसेसिव वेराइटी होगा, इसका जीनोटाइप ट्रू ब्रीडिंग रेसेसिव होगा। ध्यान देने वाली बात यह कि ये जो एगाउटी कलर है कोट का, वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया कि ये जो वेरिएंट निकल के आ रहा है ब्लैक वाला, इसके ऊपर ये डोमिनेट करेगा अगाउटी। तो इतनी बात समझ में आ गई बेसिक, कि नॉर्मल वाइल्ड टाइप जो है वो अगाउटी है, वेरिएंट या म्यूटेंट जो है वो ब्लैक है, और जो एल्बिनो है ये रेसेसिव है, प्योर यानी ट्रू ब्रीडिंग। अब जब क्रॉस कराया जाता है ट्रू ब्रीडिंग एगाउटी का एल्बिनो के साथ, ट्रू ब्रीडिंग एगाउटी का मतलब ये हो गया कि इसमें एगाउटी डोमिनेंट हम जानते हैं, सपोज इसको ए इस तरह से कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे इसको एल्बिनो को स्मॉल ए कर दें, तो जो F1 जनरेशन में, ये कौन सी जनरेशन हो गई, ये P जनरेशन हो गई, ये हो गई हमारी F1। तो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनीज आएंगी सारी की सारी क्या होंगी, ऑल विल बी एगाउटी। और इस F1 का जब हम सेल्फिंग कराएंगे एगाउटी क्रॉस एगाउटी, तो F2 जनरेशन में जो हमको रेशियो निकल के मिलेगा वो 9 एगाउटी 3 ब्लैक एंड 4 एल्बिनो, 9:3:4 रेसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो ये हमको नजर आएगा। अब कैसे क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, तो ये यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है एगाउटी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो दो जीन्स हैं इसके दोनों जो मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में है पूरा का पूरा, कलरलेस प्रिकर्सर जो है इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ब्लैक कोट कलर बिकॉज ऑफ दिस जीन ए। तो ए चाहे मतलब कैपिटल ए चाहे होमोजाइगस स्टेट में चाहे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, प्रोडक्ट ए की वजह से ब्लैक कोट कलर बन रहा है। और अब ये ब्लैक कोट कलर जो है इसके साथ जब ये से फॉर एग्जांपल ये येलो पिगमेंट के लिए कोट कर रहा है, ये जब मैच करेगा तो एगाउटी कोट कलर हमको मिलेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, बी, तो प्रोडक्ट बी मिल गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब ए कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों मौजूद हैं तो कलर क्या निकल के आ रहा है, एगाउटी। जब सिर्फ ए है कैपिटल ए तो हमको ब्लैक कोट कलर मिल रहा है, क्योंकि बी जीन है नहीं तो इस ब्लैक कोट कलर पे बी प्रोडक्ट एक्ट नहीं करेगा, तो एगाउटी कलर नहीं मिलेगा, तो हमको सिंपल ब्लैक कलर मिल जाएगा। लेकिन जब ए कलर ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे कैपिटल ए ही मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब कि कलरलेस प्रिकर्सर जो है ब्लैक कोट कलर में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में एल्बिनो माइस मिलेगा। सेम केस यहाँ पे भी, यहाँ पे तो टोटल रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पे भी हमको एल्बिनो मिलेगा, यानी कि यहाँ भी कैपिटल ए नहीं है, यहाँ भी कैपिटल ए नहीं है। तो अब अगर हम रेशियो को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 9:3:4, क्योंकि ये 4 जो है वो एल्बिनो है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। सर जी सर, इसमें कहाँ रिसेसिव जीन को ये हाइड कर रही है ए के प्रोडक्ट को? recessive alleles at one gene mask or reduce the expression of alleles at the interacting locus। ठीक है, आते हैं। देखो पहले ये समझ लो, एक बार फिर से ध्यान से देख लो। नॉर्मल वाइल्ड टाइप क्या है, वो एगाउटी है, ठीक है। एगाउटी जो है वो डोमिनेंट है, वेरिएंट जो है वो ब्लैक कोट कलर का है। एल्बिनो जो है इसमें कोई पिगमेंट नहीं है, ट्रू ब्रीडिंग है। अब आते हैं नीचे,
एक जीन हमारे पास ए हो गई, दूसरी जीन हमारे पास बी हो गई। लेट्स सी एगाउटी में क्या हो रहा है। एगाउटी में कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों मौजूद हैं, ठीक है, बात तो सही है। रेसेसिव जो है प्रोडक्ट ए बन रहा है तो ब्लैक कोड कलर हो रहा है, प्रोडक्ट बी बन रहा है तो एगाउटी कोड कलर हो रहा है। लगाओ दिमाग जरा। रेसेसिव एपिस्टेसिस क्या कह रहा है कि रेसेसिव एलील एट वन जीन स्मॉल ए है वो मास्क कर रहा है ना कैपिटल ए के इफेक्ट को। यहाँ पे जो रेसेसिव एलील है वो मास्क कर रहा है। ये वाली जो कंडीशन है दिस, ये जब होगी तो एल्बिनो ही होगा, ना ब्लैक होगा ना गाउटी होगा। हाँ इसका मतलब कि एक्सप्रेशन जो है वो किसी भी कलर का नहीं आएगा। तो ये अपने ही इफेक्ट को हाइड कर रही है, तो कैसा इंटरेक्शन हुआ? अपने ही इफेक्ट को, हाँ एक सेकंड जरा। जैसे सर अगर कैपिटल ए होता तो ब्लैक कलर आता, तो इसमें ब्लैक कलर नहीं आ रहा, तो मतलब ये स्मॉल है तो ये कैपिटल ए को ही तो हाइड कर रही है, मतलब वो है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? तो ये हाइड किसको कर रही है? एक सेकंड, यहाँ पे बना लेंगे ना तो आसानी हो जाएगी। जैसे सपोज करो कि ये एक जीन बी वाली हो गई और नीचे वाली हमने स्मॉल ए बना ली, क्योंकि रेसेसिव एपिस्टेसिस हमको देखनी है। रेसेसिव एपिस्टेसिस के केस में हमको यही दिख रहा है 3 और 1, एल्बिनो दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कलरलेस प्रिकर्सर। जो स्मॉल है वो कैपिटल बी के ऊपर भी तो एपिस्टेसिस, वो भी तो हाइपोस्टैटिक हो जा रही है। हाँ एग्जैक्टली यही तो बात है, यही यहाँ पे समझना है। सही है तंजीला। जब ये वाला जीनोटाइप ये यहाँ पे हम देख रहे हैं स्मॉल ए यानी रेसेसिव होमोजाइगस स्टेट में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कलरलेस प्रिकर्सर जो है वो ब्लैक कोड कलर में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। तो अगर ये कलरलेस प्रिकर्सर ब्लैक कोड कलर में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोडक्ट बी या जीन बी को अपना एक्शन करने के लिए सबस्ट्रेट ही नहीं मिलेगा इस प्रोडक्ट को, जीन प्रोडक्ट को। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि होमोजाइगस रेसेसिव स्टेट में ये इसके इफेक्ट को भी नहीं आने दे रहा है। प्रियंका समझ में आया? जी सर। जब ये होमोजाइगस रेसेसिव स्टेट में है तो ये कलरलेस प्रिकर्सर के फॉर्म में ही रहेगा, ब्लैक कोड कलर बनेगा नहीं। ब्लैक कोड कलर अगर बनेगा नहीं तो प्रोडक्ट भी एक्ट किस पे करेगा? तो इस वजह से ये जीन बी के असर को, जीन बी के इफेक्ट को नहीं आने दे रहा है। अब क्लियर है? जी सर। चलो अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस देख लेते हैं, 12:3:1 रेशियो। तो यहाँ पे क्या हिसाब किताब है कि डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन मास्क्स और रिड्यूसेस एक्सप्रेशन ऑफ एलील ऑफ अ सेकंड जीन। जैसे वहाँ पे हम रेसेसिव दोनों देख रहे थे, यहाँ पे डोमिनेंट देखिए। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट एलील होगी, सपोज करिए ए है यहाँ पे, तो ये एपिस्टेटिक होगी एंड इट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ आई। ये क्या चल रहा है, एक सेकंड, आइदर कैपिटल बी और स्मॉल बी। इसको थोड़ा सा एक बार और देखिए कि अगर ये डोमिनेंट एलील ए है जो दूसरी जीन के एलील्स के इफेक्ट को रिड्यूस कर रही, सप्रेस कर रही है, तो ये हो गई एपिस्टेसिस, एपिस्टैटिक जीन। और जिसका असर जो है वो रिड्यूस हो रहा है या मास्क हो रहा है उसको हम कहेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि बी या बी यानी दूसरी जीन की कोई भी एलील, इट कैन एक्सप्रेस ओनली व्हेन कंडीशन ऑफ स्मॉल ए इज देयर।
ये तो आप समझ ही सकते हैं, अगर एक भी यहाँ पे डोमिनेंट एलील होगी तो वो इन दोनों में से किसी के भी एक्सप्रेशन को आने नहीं देगी। एग्जाम्पल इसका क्या है, फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। तो समर स्क्वैश में 3 कॉमन फ्रूट कलर्स हैं, वाइट, येलो और ग्रीन, ये 3 कॉमन कलर्स। अब यहाँ पे देखिए क्या है हिसाब किताब, ये वाइट प्रिकर्सर है और it is being converted into yellow pigment, the yellow pigment is being converted into green pigment। पहले हम इसके क्रॉस से समझने की कोशिश करते हैं डोमिनेंट फिनोटाइप। यहाँ देखो, आपकी प्रियंका समझाओ तुम हमको, तंजीला ने पिछली बार समझाया था। ये वाइट कलर क्यों आ रहा है इस हेट्रोजाइगोट? क्योंकि दोनों ही जीन्स प्रेजेंट है, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों ही है। मतलब एक ही होता, जैसे कैपिटल ए होता तो येलो पिगमेंट आता, पर इसके साथ बी भी है तब तो ग्रीन हो जाना चाहिए इसको। तो व्हाइट होने के लिए तो सिर्फ एक ही जीन चाहिए ना, ये भी गलत है। नहीं, ये वाइट प्रिकर्सर है, ठीक है। वाइट प्रिकर्सर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू येलो पिगमेंट। किस वजह से ये कर, वाइट पहले से है लेकिन ये हेट्रोजाइगोट है ना, F1 हाइब्रिड की सेल्फिंग करा रहे हैं हम, ये वाइट कैसे है ये बताओ हमको। एक बार फिर से इसके प्रेजेंट है, हाँ देखते, कैपिटल ए एपिस्टैटिक है और बी हाइपोस्टैटिक है ना, तो ए प्रेजेंट है कैपिटल ए, तो फिर वाइट ही। वेरी गुड, सही है। अगर कैपिटल ए प्रेजेंट है तो ये बी कैपिटल हो या बी स्मॉल हो किसी का भी असर आने नहीं देगी। यही तो देखना है, डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कौन डोमिनेंट है, यहाँ पे डोमिनेंट है हमारी ए वाली। ए जहां भी डोमिनेंट स्टेट में आ गई वहां पे ये कलर को वाइट ही रखेगी, चाहे बी कैपिटल हो चाहे बी स्मॉल हो, यानी बी डोमिनेंट, डोमिनेंट तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, कैपिटल स्मॉल में ही। अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए मौजूद ही नहीं है लेकिन बी मौजूद है, तो बी मौजूद है तो बी क्या कर लेगा, कुछ कर पाएगा बी? इस कंडीशन में क्या होगा, ग्रीन। इसको हमको एक्सप्लेन करो, ये जो इमेज है ये बताओ हमको, वाइट प्रिकर्सर, येलो पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, इसकी क्या कहानी है? कैपिटल ए मतलब एपिस्टैटिक जीन नहीं है, उसकी रिसेसिव एलील है तो येलो पिगमेंट बन रहा है। तो अगर बी की भी रिसेसिव एलील होगी तो ग्रीन पिगमेंट बन जाएगा, अगर कैपिटल भी होगा तो येलो बनेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट, वेरी गुड। कितने लोगों को समझ में आ गया और कितने लोगों को नहीं आया ये बताओ। आ गया सर। आ गया भैया, विंध्या, नागेश। हाँ हाँ सर आ गया। बोलने के लिए ना बोलो। नहीं सर पूछिए बताएं। नहीं नहीं अभी पूछेंगे। अंशिका, रिचा, मरियम, आया सबको समझ में? यस सर। गुड, अब समझ में आ गया तो हमारा काम जो है वो आसान हो गया। फिर समझना इसको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम अप कर दिया गया है, ध्यान से देखो। डाई हाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो जो है क्रॉस हेट्रोजाइगोट में ही होगा, डबल हेट्रोजाइगोट है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं सम अप कर दिया गया है, बहुत सिंपल सा। ये अगर रेशियो भी आप याद रखें तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन, रेशियो अगर आप याद रखते हैं तो आपको सेक्शन बी में हेल्प मिलेगी, और इस रेशियोज का या इन टर्म्स का एक्सप्लेनेशन आप याद रखेंगे तो आपको सेक्शन सी में सहायता मिलेगी। तो सीधा सा हिसाब है, जितना नंबर चाहते हो उस हिसाब से चीज़ों के कंटेंट को याद रखना पड़ेगा। तो ये समरी है, ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है जेनेटिक डाइसेक्शन। लेट्स सी,
सेकेंड टॉपिक है हमारा जेनेटिक डाइसेक्शन ऑफ अ बायोकेमिकल पाथवे। इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो, जितनी भी जीन्स हम जानते हैं वो अगर किसी पाथवे की हम बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उस पाथवे को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग स्टेप्स होते हैं और अलग अलग स्टेप्स के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं और अलग अलग एंजाइम्स को कोड करने के लिए अलग अलग जीन्स होती हैं। तो कई जीन्स कंट्रीब्यूट करती हैं डिफरेंट स्टेप्स ऑफ अ मल्टी स्टेप पाथवे। ये जीन्स सभी एक साथ काम करती हैं ताकि जो एंड प्रोडक्ट है पाथवे का वो मिल सके। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट जो पाथवे का है वो कैसे निकल के आएगा, जब जितनी भी जीन्स इन्वॉल्व हैं उस पाथवे में वो प्रॉपरली वर्क करें, एक साथ काम करें। अब ये जो पाथवे का कॉन्सेप्ट है इसको देने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, बीडल एंड टैटम। आपने देखा होगा न्यूरोस्पोरा क्रैसा पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था फंजाई पे। न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स इन्होंने प्रिपेयर किए थे। न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स को क्या कहते हैं, कोई बताए? अच्छा, हम एक टर्म लिख रहे हैं ऑक्सोट्रॉप्स। इसका कोई मतलब बताएगा हमको? एनीवन? अंशिका बताओ, नीट के लिए पढ़ा होगा। अरे ऑक्सोट्रॉप्स नहीं पढ़ा तुमने, न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स। देखो बेसिकली इन्होंने क्या किया, बीडल टैटम ने, इन्होंने न्यूरोस्पोरा एक फंजाई की एक स्पीशीज होती है उसके ऊपर जो है वो एक्सरे का इन्होंने एक्सपोजर किया। और जाहिर सी बात है एक्सरे के अंदर खूबी होती है कि वो डीएनए को म्यूटेट कर सकता है। तो इस तरह से कई तरह के इन्होंने म्यूटेंट्स तैयार किए। अच्छा, जो ओरिजिनल था, जैसे मान लो कि ये था प्रोटोट्रॉफ, ये क्या था, ये वाइल्ड टाइप था, और जब इसके ऊपर ये एक्सरे बीम डाली गई तो ये म्यूटेंट में कन्वर्ट हो गया। और ये म्यूटेंट जो है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली दिस वाज न्यूट्रिशनल म्यूटेंट। अब ये चूंकि ये समझो +2 का है, इसलिए इसकी पूरी कहानी में हम नहीं जा रहे हैं, हम इसके आगे के स्टेप्स तुमको बता रहे हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर इसका समझना होगा तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, सीधी सी बात है। इसीलिए हमने पहले ही आपसे कहा है कि अगर सेक्शन ए सेक्शन बी के क्वेश्चंस आपको इफेक्टिवली सॉल्व करने तो यू हैव टू गो थ्रू द एनसीईआरटी +1 +2 दोनों, वहाँ पे आपको इसका थोड़ा सा डिटेल मिल जाएगा। तो ऑक्सोट्रॉफ्स कैसे तैयार हो रहे हैं, जब प्रोटोट्रॉफ जो वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा क्रैसा है उसके ऊपर एक्सरे बीम इन्होंने एक्सपोज की तो वो म्यूटेट हुआ। म्यूटेट होने के बाद ऑक्सोट्रॉफ्स यानी कि न्यूट्रिशनल म्यूटेंट इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिएंट्स की वो चेंज हो जा रही है। कहीं किसी को फाइनल प्रोडक्ट ही बनाया चाहिए। जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग 2 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल वाले हमको डाइट से चाहिए ही चाहिए डायरेक्टली, नॉन एसेंशियल वाली हमारी बॉडी खुद बना सकती है, लीवर बना सकता है। इसी तरह से ये न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स तैयार हो जाते हैं कि कुछ म्यूटेंट्स को एंड प्रोडक्ट डायरेक्टली चाहिए, क्योंकि प्रिकर्सर से एंड प्रोडक्ट को बनाने वाले जो एंजाइम्स हैं वो उनकी जीन्स बर्बाद हो गई बिकॉज ऑफ दिस एक्सरे एक्सपोजर। इसी तरह से अगर प्रिकर्सर 3-4 स्टेप में बन रहा था, सपोज A B C D, इन 4 स्टेप में जाके और ये एंड प्रोडक्ट तैयार हो रहा था, तो किसी की ये वाली जीन बर्बाद हो गई तो ये एंजाइम ये कन्वर्जन रुक गया। किसी की ये वाली जीन बर्बाद हो गई तो A से B तो बन गया लेकिन B से C नहीं बन पाया। किसी की ये जीन बर्बाद हो गई तो A से B भी बन गया, B से C भी बन गया, लेकिन C से D नहीं बन पा रहा है। तो इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी के म्यूटेंट्स तैयार हुए, ऐसे जिनका स्टेप 1 बर्बाद हुआ, ऐसे जिनका स्टेप 2 बर्बाद हुआ, ऐसे जिनका स्टेप 3 बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से जो अलग अलग न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स तैयार हुए उन्हीं को ऑक्सोट्रॉफ कहा जाता है। ठीक है, तो ये ब्रीफ आइडिया हमने आपको दे दिया। अब यहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। तो इसमें देखिए,
जो ये सब जो एक्सपेरिमेंट किए गए, इनमें कुछ एजम्पशंस जो है वो पहले से मान लिया गया, कुछ धारणाएं, कुछ चीज़ें पहले से जूम कर ली गई बायोसिंथेटिक पाथवेज के बारे में। वो क्या है, वो 3 पॉइंट्स आप जान लीजिए। पहला अजम्पशन ये है कि बायोसिंथेटिक पाथवेज जो है वो सीक्वेंशियल स्टेप्स के बने होते हैं। तो वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, बी में, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है अगली स्टेप ऑफ रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम कर रहा है। तो सीक्वेंशियल स्टेप में ये चीज चल रही है। सेकंड जो अजम्पशन है वो क्या है, सेकंड स्टेप जो है, इट इज द कंप्लीशन ऑफ वन स्टेप जनरेट्स द सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन द पाथवे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे रिएक्टेंट है, लेकिन ये अगली रिएक्शन के लिए यहाँ ये ए से बी के लिए प्रोडक्ट है, लेकिन अगली रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट का काम कर रहा है। तो ये सेकंड अजम्पशन है। थर्ड अजम्पशन क्या है कि कंप्लीशन ऑफ एवरी स्टेप इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे। तो जाहिर सी बात है, अगर ये बी मान लीजिए ना बने, बी अगर नहीं बना तो क्या डी बन पाएगा, एंड प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। सिमिलरली सी अगर नहीं बना तब भी डी नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक स्टेप को कंप्लीट होना जरूरी है ताकि हमको पाथवे का एंड प्रोडक्ट मिल सके। ये 3 अजम्पशंस मान के बीडल एंड टैटम ने एक्सपेरिमेंट्स किए। अब जो एक्सपेरिमेंट से उनको आउटकम मिला या कंक्लूजन मिला, वो जो एजम्पशंस इन्होंने मान के रखा था उसके एकदम अकॉर्डिंग था, उस पर खरा उतर रहा था। तो पहला क्या कंक्लूजन था, एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं, वाइल्ड टाइप स्ट्रेन्स आर एबल टू कंप्लीट ईच स्टेप ऑफ द पाथवे। पहला कंक्लूजन, जाहिर सी बात है, वाइल्ड टाइप का मतलब ये हो गया कि जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो उसमें एंड प्रोडक्ट तभी बनेगा जब सारे स्टेप्स पाथवे के कंप्लीट हों, और वो कर रहा है। तो पहला कंक्लूजन ये हो गया। सेकंड कंक्लूजन क्या है कि जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, यानी कि जिसके ऊपर एक्सरे एक्सपोज किया गया, आर अनेबल टू कंप्लीट अ पाथवे बिकॉज वन और मोर स्टेप्स ऑफ द पाथवे आर ब्लॉक्ड बाय म्यूटेशन। ये सेकंड कंक्लूजन। म्यूटेंट जो है वो एंड प्रोडक्ट क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि एक या एक से अधिक स्टेप्स जो है वो पाथवे के वो म्यूटेशन की वजह से ब्लॉक हो गए, ऊपर हमने देखा। तो ये 2 कंक्लूजन यहां से निकल के आए। अब देखिए बेसिकली जेनेटिक डाइसेक्शन होता क्या है। जेनेटिक डाइसेक्शन एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, जैसे आप लोग वो सब डाइसेक्ट करते हैं एनिमल्स वगैरह, यहाँ पे जीन्स का फंक्शनल डाइसेक्शन हो रहा है। तो जेनेटिक डाइसेक्शन एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है जिसमें क्या चीज़ें डिटरमाइन होती, क्या चीज़ें पता चलती हैं। It determines the number of intermediate steps within a biosynthetic pathway। भाई जब हम पूरे पाथवे को डाइसेक्ट करके देखेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि उस पाथवे में कितने इंटरमीडिएट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो वो चीज़ हमको पता चलती है। दूसरा, इट डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन द पाथवे, कि ए के बाद बी बनेगा, बी के बाद सी बनेगा, सी के बाद डी बनेगा, तो वो ऑर्डर, वो सीक्वेंस पता चलता है जेनेटिक डाइसेक्शन से। एंड इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द स्टेप अफेक्टेड बाई ईच म्यूटेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पाथवे में, ABCD पाथवे में कौन सा स्टेप अफेक्ट हुआ है, किस स्टेप पे म्यूटेशन हुआ है, ये भी पता चलता है। कैसे पता चलता है, अभी एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे हम लोग। एग्जांपल देखो, बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ सिंथेसिस ऑफ फेनाइल एलेनिन इन न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा वही फंगस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें बीडल टैटम ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो फिनाइल एलेनिन की सिंथेसिस न्यूरोस्पोरा में होनी है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या तैयार हुआ, आइसोलेशन ऑफ सेवरल म्यूटेंट्स दैट रिक्वायर फिनाइल एलेनिन टू ग्रो। एक्सरे से एक्सपोज किया इन्होंने न्यूरोस्पोरा को, कई तरीके के म्यूटेंट्स तैयार हुए और उन म्यूटेंट्स का आइसोलेशन किया, ऐसे म्यूटेंट्स जिनको फिनाइल एलेनिन डायरेक्टली चाहिए था फॉर देयर ग्रोथ।
अगले स्टेप में क्या हो रहा, टेस्टिंग whether each mutant would grow when provided with additives which is synthesized as intermediate during phenylalanine synthesis. अब ये भी मजे की बात है, फिनाइल एलेनिन म्यूटेंट या न्यूट्रिशनल म्यूटेंट तैयार हो गए। अब उसके बाद इन्होंने क्या टेस्ट किया, देखिए फिनाइल एलेनिन जो होता है, एक सेकंड, हाँ देखो फिनाइल एलेनिन का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली एक 3 स्टेप की रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने ऊपर ए बी सी डी लिखा था ना, एक्चुअली में उसी से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ए विल बी कन्वर्टेड टू बी, देन सी विल बी कन्वर्टेड टू डी। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टेप्स देख सकते हैं बड़ी आसानी से, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया और तीसरा स्टेप। दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सिंथेसिस ऑफ फिनाइल एलेनिन। तो अब देखिए समझिए इसको, जो म्यूटेंट्स क्रिएट हुए उसमें इन्होंने क्या टेस्ट किया, इन्होंने ये टेस्ट किया कि वेदर ईच म्यूटेंट वुड ग्रो, अलग अलग म्यूटेंट लिया, किसी में ए की सप्लाई कर दी, किसी पर्टिकुलर म्यूटेंट के मीडियम में ए की सप्लाई कर दी, दूसरा म्यूटेंट लिया उसमें ए नहीं डाला, बी डाला सीधे, तीसरा म्यूटेंट लिया उसमें ना ए डाला ना बी डाला, सीधे सी डाल दिया। और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या ए डालने पे डी क्या है यहाँ पे, डी फिनाइल एलेनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ए डालने पे वो म्यूटेंट डी बना पा रहा है, क्या बी डालने पे वो म्यूटेंट डी बना पा रहा है, क्या सी डालने पे जो तीसरा म्यूटेंट है वो डी बना पा रहा है। इस चीज की इन्होंने एनालिसिस की और उस चीज को यहां पे दिखाया जा रहा है। 3 म्यूटेंट लिए, म्यूटेंट 1, 2 और 3, और एक वाइल्ड टाइप लिया। तो ध्यान से देखो भाई, वाइल्ड टाइप को जब इन्होंने फिनाइल पायरुवेट सप्लाई किया तो प्लस मतलब ग्रोथ दिखा रहा है, तो यानी कि ये ग्रो किया। ग्रो कब करेगा, जब उसको फिनाइल एलेनिन मिलेगा। प्रीफिनेट डाला तब भी वाइल्ड टाइप ग्रो कर रहा है, कॉरिज्मेट डाला तब भी वाइल्ड टाइप ग्रो कर रहा है, और फिनाइल एलेनिन डायरेक्टली दे दिया तब तो ग्रो करेगा ही करेगा। म्यूटेंट 1 की कहानी देखिए, फिनाइल पायरुवेट दिया तो ये ग्रोथ नहीं दिखाया, प्रीफिनेट इस डाला तब भी ग्रोथ नहीं दिखाया, कॉरिज्मेट इन्होंने डाला तब भी इसकी ग्रोथ नहीं हुई, जब डायरेक्टली फिनाइल एलेनिन की सप्लाई हुई तब जाके ग्रोथ इसमें नजर आई। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ए बी सी डी ये जो हमने स्टेप्स बनाए हैं इसमें कहां कहां म्यूटेशन हुआ होगा, किस किस स्टेप में, 1 2 3 बताओ। म्यूटेंट 1 की कहानी हम पूछना चाह रहे हैं। गेस करो, म्यूटेंट 1 में इस पूरे रिएक्शन पाथवे में कहां कहां म्यूटेशन हुआ होगा, किस किस स्टेप में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, या उससे ज्यादा, एक से ज्यादा में। सर 2 में, 1 और 2 में। 1 और 2 में, और कोई बताए। 1 और 2 ही सब लग रहा है। 1 और 2 ही लग रहा है। कोई और बता सकता है, कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है इसमें, चेंज करना है? नहीं, एक्चुअली 1 2 और 3 इन तीनों जगह म्यूटेशन हुआ होगा। आप समझिए, पहला हम कंपाउंड डाल रहे हैं तभी ग्रोथ नहीं हो रही है,
दूसरा डाल रहे हैं तब भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तीसरा डाल रहे हैं तब भी ग्रोथ नहीं हो रही है। इसका मतलब कि हमको डायरेक्टली ये डी देना पड़ेगा या फिनाइल एलेनिन देना पड़ेगा। तो ना ये स्टेप काम कर रहा है, ना ये स्टेप काम कर रहा है, ना ये स्टेप काम कर रहा है। सिर्फ डायरेक्ट फिनाइल एलेनिन देने पे ही इस पर्टिकुलर म्यूटेंट की ग्रोथ हो रही है, यानी कि तीनों के तीनों स्टेप में म्यूटेशन हो चुका है, या तीनों के तीनों स्टेप के जो एंजाइम्स हैं उनकी जीन में म्यूटेशन हो चुका है। म्यूटेंट 2 की कहानी अगर देखो तो फिनाइल पारुवेट दिया हमने, ग्रोथ हो गई। प्रीफिनेट हमने दिया, ग्रोथ हो गई। कॉरिजमेट हमने दिया तो ग्रोथ नहीं हुई, और फिनाइल एलेनिन देंगे तो ग्रोथ हो ही जाएगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। म्यूटेंट 3 भी अभी देख लो, फिनाइल पारुवेट हमने दिया तो ग्रोथ हो गई, प्रीफिनेट दिया तो ग्रोथ नहीं हुई, कॉरिजमेट हमने दिया तो ग्रोथ नहीं हुई, फिनाइल एलेनिन देंगे तो ग्रोथ हो ही जाएगी। क्या तुम में से कोई ये बता सकता है कि ये जो 4 ऊपर लिखे हुए हैं, इसमें डी तो आपको पता ही चल गया ऑलरेडी, ये फिनाइल एलेनिन है। क्या आप लोगों में से कोई ये बता सकता है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? इन्हीं सीक्वेंस को देख के समझना है, म्यूटेंट 1 2 3 को देख के ही समझना है कि ए की जगह पे कौन आएगा इन तीनों में से, बी की जगह पे इन तीनों, तो बताओ। ए में फिनाइल पारुवेट, बी में एक सेकंड रुको। फिनाइल पारुवेट ए हो गया, बी में क्या होगा? प्रीफिनेट, प्रीफिनेट हो गया। सी में क्या बता रही हो? तुमने कॉरिस्टेट। वही सीक्वेंस बता दिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो ठीक है, मान लिया हमने। तो वही तो रहेगा सर। और अरे मैडम सुनिए, अभी मान लिया हमने। अच्छा, और ये हो गया। तो चलो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, वी कैन टेस्ट। ऐसा तो है नहीं एक ही बार में निष्कर्ष निकलता है, एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस जो है वो कई बार कई स्टेप्स में निकल के आती है। तुमने कहा कि ए जो है वो, यानी ये स्टेप ऑफ रिएक्शन है कि फिनाइल पायरुवेट, फिर प्रीफिनेट, फिर कॉरिजमेट, फिर फिनाइल एलेनिन। लेट्स टेस्ट। म्यूटेंट 1 की कहानी देखो जरा। फिनाइल पायरुवेट, खैर म्यूटेंट 1 छोड़ो, इसमें तो कोई काम नहीं कर रहा है। म्यूटेंट 2 से स्टार्ट करते हैं। फिनाइल पायरुवेट हमने दिया तो ग्रोथ हो गई, तो फिनाइल पायरुवेट हमने दे दिया, ये यहां पे हमने दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला स्टेप भी चला होगा तब प्रीफिनेट बना होगा, दूसरा स्टेप भी चला तब कॉरिजमेट बना होगा, तीसरा स्टेप भी चला तो फिनाइल एलेनिन बना होगा। यहां तक भी तुम्हारी बात सही लग रही है। प्रीफिनेट हमने दिया तब भी ग्रोथ नजर आ गई, लेकिन कॉरिजमेट जब हम दे रहे हैं तो ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है भाई? तुम्हारे हिसाब से तो यही होना चाहिए। कॉरिजमेट देने पे आखिर ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? जब फिनाइल पायरुवेट देने पे ग्रोथ हो जा रही है तो कॉरिजमेट देने पे भी तो ग्रोथ होनी चाहिए, तीसरा स्टेप भी तो काम करना चाहिए। इसका मतलब ये सीक्वेंस नहीं होगा। कोई दूसरा सीक्वेंस सजेस्ट करो। कॉरिस्टेट होगा, फिर प्रीफिनेट होगा, फिर फिनाइल पारुवेट होगा और फिर फिनाइल एलेनिन। कॉरिजमेट होगा, फिर प्रीफिनेट, प्रीफिनेट, फिर फिनाइल पारुवेट और फिर फिनाइल एलेनिन। चलो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। लेट्स सी। यहाँ पे कॉरिजमेट हमने दिया, ठीक है, लेकिन ग्रोथ नहीं हुई। ये पहला स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप। तो कॉरिजमेट हमने दिया तो ग्रोथ नहीं हुई, तो इसका मतलब कि डिफेक्ट यहाँ पे है। अच्छी बात है, डिफेक्ट यहाँ पे है। फेनाइल पायरुवेट दिया हमने तो ग्रोथ हो गई, तो ये फेनाइल पायरुवेट, यानी तीसरा स्टेप सही है, ठीक है। प्रीफिनेट हमने दिया तो भी ग्रोथ हो गई, यानी कि दूसरा और तीसरा स्टेप सही है, तो ये काम चल रहा है। अच्छा, म्यूटेंट 3 में भी इसको अगर हम जांच लें, फिनाइल पायरुवेट दे रहे हैं तो ग्रोथ हो जा रही है, तो फिनाइल पायरुवेट यहाँ, हाँ ग्रोथ हो गई, ठीक है। तीसरा, प्रीफिनेट दे रहे हैं तो ग्रोथ नहीं हो रही है, तो प्रीफिनेट अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं तो ग्रोथ नहीं हो रही, इसका मतलब कि सेकेंड और थर्ड स्टेप जो है वो डिफेक्टिव है। कॉरिजमेट अगर हम दे रहे हैं तो भी ग्रोथ नहीं हो रही, इसका मतलब कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों जो है
स्टेप्स। अब ये सीक्वेंस सही बन गया। अब यहाँ पे जिस भी म्यूटेंट की आप बात करेंगे वो इस पाथवे के हिसाब से वो फॉलो करेगा। तो अब आप देखिए, इस तरह की फाइंडिंग एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है, लेकिन उसको किस तरीके से एनालाइज करके आप इस निष्कर्ष पे निकल सकते हैं कि इस पाथवे का जो पहला रिएक्टेंट है वो कौन है, जो दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, फाइनल प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट कौन है, निकाल सकते हो ना। निकाला है तुम ही लोगों ने। तो इसी तरह से बीटल टैटम ने अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स तैयार किए और इससे इन्होंने बायोकेमिकल पाथवे के अलग अलग जो स्टेप्स और उसका सीक्वेंस ये पता लगाया। दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइसेक्शन। देखें यहाँ पे क्या है, प्लस साइन जो है ग्रोथ को दिखा रही, माइनस साइन लैक ऑफ ग्रोथ। तो ये तुमने आपको बताया। तो विद अबव डेटा डिटरमाइन, अच्छा ये तो मान लो क्वेश्चन ही हो गया, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन द पाथवे एंड आइडेंटिफाई द स्टेप अफेक्टेड बाय ईच म्यूटेशन। तो ये आपने आइडेंटिफाई करके हमको बताया ही। तो ये वाला सही है, दिस इज करेक्ट कि कॉरिजमेट जो है वो पहला इसमें इनपुट रिएक्टेंट है। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रीफिनेट, this will be converted into phenyl pyruvate and phenyl pyruvate will be finally converted into phenylalanine। तो आज के लिए इतना रखते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछो। सर कल वाला क्वेश्चन